हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक रेप्लिकेशन। देखिए, मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि रेप्लिकेशन के लिए हमें 2 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन का ये जो लेक्चर होगा बेसिकली ये सारा का सारा मेसलसन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगा, यानी कि आपकी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पे। ठीक है, इस लेक्चर में हम कहीं भी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को कवर नहीं करेंगे। सो अगर आपको प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन देखना है तो आप इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे मेसलसन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट जो कि प्रूव करता है दैट रेप्लिकेशन इज बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, अब पहली चीज तो बायोलॉजी में जब भी आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड या थोड़ा सा बड़ा वर्ड मिलता है ना, बायोलॉजी का कहती है उस वर्ड को 2 में तोड़ दो। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव मतलब सेमी, सेमी मतलब आधा आधा सा। ठीक है, सेमी का मतलब आधा आधा सा कुछ। ठीक है, एंड कंजर्वेटिव बचा हुआ। तो अगर मैं दोनों वर्ड्स को जोड़ दूं यानी कि आधा और बचा हुआ, तो क्या सेंस बनती है इस बात की। इस बात की सेंस ये बनती है कि जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से आधा वाला पोर्शन जो है वो मेरा पिछले से रिटेन हुआ है, वो पिछले वाले का मेरा थोड़ा सा आधा पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, यह आपका मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव का। अब इसको हम डीएनए से कैसे रिलेट कर सकते हैं भैया। इसको हम डीएनए से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जो आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, तो जब डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा तो डीएनए के नए स्ट्रैंड में क्या चीज होगी, यहाँ पे डीएनए के नए स्ट्रैंड में जो आधा हिस्सा होगा, यानी कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो उसमें से जो एक स्ट्रैंड होगा वो पिछले वाले का होगा जिसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, एंड दूसरा जो आपका नया वाला बना है उसके लिए टर्म यूज की जाएगी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ठीक है, वो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हुआ क्या, रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए बनना। एंड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि वो आधा पिछले से रिटेन हो चुका है। ठीक है, आधा ही हुआ है भैया, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आधा पोर्शन जो है वो आपका पिछले से रिटेन हो चुका है। अब यहाँ पर ना रेप्लिकेशन से रिलेटेड हमको 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो तो था मेसलसन एंड स्टाहल का जो एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने बेसिकली काम किया था प्रोकैरियोटिक डीएनए पे। एंड हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए हमको जहां भी पढ़ना है, हमको एक बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल पता है हमारी, एस्चेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई। ठीक है, हम जहां भी प्रोकैरियोटिक जीनोम या प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे, हम हमेशा किसको याद करेंगे जी, ई कोलाई को याद करेंगे। यहाँ पर भी जो हमने पूरा कार्य किया हुआ है नीचे आपको समझाएंगे धीरे धीरे करके। ये पूरा का पूरा कार्य हमने ई कोलाई पर ही किया है। ठीक है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, टेलर एंड उसके कलीग्स ने। ये वो सिलने वाला टेलर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। एंड कलीग्स मतलब उसके जितने भी स्टूडेंट्स एंड उसके कलीग्स थे, उन्होंने मिलके जो है इस रिसर्च में पार्ट किया था। एंड ड्यूरिंग मतलब जब इसका क्रेडिट दिया जा रहा था तब क्रेडिट्स को इसके कलीग्स के साथ टेलर ने वो शेयर कर लिया था। ठीक है, इसलिए हम जिस भी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, ठीक है, इवन आई पिक ट्रूमेंस, ठीक है, या फिर मैं कोई और रेफरेंस बुक के लिए उठा लूं, तो वहां पर भी जब भी आपको टेलर मिलेगा, टेलर एंड कलीग से मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है अपने कलीग्स के साथ पूरा पूरा क्रेडिट शेयर करना, कई साइंटिस्ट नहीं भी करते हैं। तो इन्होंने यूकैरियोटिक डीएनए पे किया था, याद रखना। प्रोकैरियोटिक पे किसने किया था, मेसलसन एंड स्टाहल ने। यूकैरियोटिक पे किसने किया था, टेलर एंड उसके कलीग्स ने। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए के नाम पे क्या यूज किया था इन्होंने, विशिया फैबाका बीन्स। ठीक है, ये इनका यूकैरियोटिक डीएनए था। ठीक है, जो इन्होंने यूज किया था। प्रोकैरियोटिक में क्या यूज हुआ हमारा, एस्केरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई। ठीक है, अब ध्यान से ना मेरी 2-3 बातें हैं जो आपको लेक्चर से पहले क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज कि भैया ई कोलाई जो होती है वो एक्चुअल में फीड किस पे करती है। ठीक है, ई कोलाई जो होती है वो एक्चुअल में फीड किस पे कर रही है, वो फीड कर रही है आपके नाइट्रोजन पे। ठीक है, नाइट्रोजन पे फीड कर रही है वो। अब नाइट्रोजन पे जो है चीज क्या होती है, नाइट्रोजन के ना 2 आइसोटोप्स होते हैं। बड़ी खास बात है, नाइट्रोजन का नॉर्मल वाला आइसोटोप हमको पता है N14। ठीक है, नाइट्रोजन जिसका मास 14 है
वो उसका नॉर्मल वाला आइसोटोप है, ठीक है, जिसका नॉर्मल मास 14 है, ठीक है, 14 AMU। एंड जो आपका दूसरा होता है ना, दूसरा आइसोटोप होता है जो नाइट्रोजन का, बेसिकली वो हैवी आइसोटोप होता है। अब हैवी आइसोटोप से मेरा क्या मतलब है? हैवी का मतलब कि N14 के कंपैरिजन में जो दूसरा आइसोटोप होगा N15 वाला जो है, उसका भार थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं तराजू पे एक हाथ पर N14 रखूं, दूसरे हाथ पे N15 रखूं, तो N15 वाली साइड का जो बढ़ रहा है वो भारी होगा, ठीक है, ये चीज होती है। तो अब देखो, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है बेसिकली इकोलाई का न्यूट्रिशन सोर्स होता है। बट ऐसा तो नहीं है कि हम नाइट्रोजन के अंदर डायरेक्टली हम उसको रख देंगे, ठीक है, इकोलाई को, ऐसा भी नहीं है। हम जो एक्चुअल में चीज यूज करते हैं ना टू क्रिएट अ मीडियम, हम एक मीडियम क्रिएट करने के लिए जो यूज करते हैं ना, कि हाँ इस मीडियम के अंदर हम इकोलाई को ग्रो करेंगे नाइट्रोजन का यूज करके, वो मीडियम क्या होता है? वो मीडियम होता है आपका NH4Cl, ठीक है, NH4Cl आपका वो मीडियम होता है। अब इस मीडियम के अंदर ये जो नाइट्रोजन है, हम बस इसके साथ खेलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इन दोनों ने भी इसके साथ ही खेला था, हम भी जब समझेंगे हम भी थोड़ा सा इसी के साथ खेलेंगे। इसी में ही हम N14 यहाँ पर एक बार हम N14 का यूज कर लेंगे, एक बार हम यहाँ पे N14 की बजाय N15 का यूज कर लेंगे, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। ओके, तो मेन आपको क्या याद रखना है? मेन आपको याद रखना है कि जो मीडियम क्रिएट किया जाता है वो किसकी, मतलब क्या यूज करके क्रिएट किया जाता है। मीडियम हम क्रिएट करते हैं NH4Cl का, ठीक है, इकोलाई को ग्रो करने के लिए। भैया इकोलाई इसमें से क्या खाती है? इकोलाई इस पे किस पे फीड करती है? वो नरिशमेंट लेती है इसके नाइट्रोजन से, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन तक का पोर्शन, इतनी बात क्लियर है? ओके, अब यहां से ना आपको एक नई चीज और सीखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ये भी आपको मैं थोड़ा सा पहले बताना पड़ेगा ताकि बाद में, क्योंकि ये सारा पोर्शन जो है ना नीचे वाले जो मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स बनाई है, ये सारा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट ही है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से इतने समझो कि मैं एक टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, ठीक है, एक मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब पकड़ी, ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, इसको मैंने धागे से बांधा, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई भी कंपाउंड डाला, ठीक है, मान लो कि कंपाउंड हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखते, हम थोड़ा सिंपल सिंपल से रख लेते हैं, ठीक है। मानो कि मैंने इसके अंदर पानी डाला और पानी के अंदर थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाल दी, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, धागे से बांधा हुआ मैंने, ऐसे धागे से पकड़ के इसको घुमाऊंगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। ये थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो भारी वाली चीज होगी, ठीक है, पानी तो जो था वो हल्का था कंपेरेटिवली, उसके अंदर पानी के अंदर जो आपकी भारी वाली चीज होगी ना, भारी वाली चीज क्या थी आपकी, जो मिट्टी मैंने डाली थी, ठीक है, उसके अंदर पेबल्स वगैरह होंगे कुछ, ठीक है, तो वो जब मैंने ऐसे ऐसे घुमाया तो वो पेबल जो है वो इस वाले पोर्शन में बैठ नहीं जाएंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के इस वाले पोर्शन पे वो बैठ नहीं जाएंगे। तो जब वो बैठ जाते हैं ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो मैंने ऐसे पकड़ के जूब जूब करके घुमाया ना इसको, ये कहा जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन आ गया। एंड ये चीज बेसिकली डेंसिटी की होती है कि किस चीज की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, किस चीज की डेंसिटी ज्यादा है, किस चीज की डेंसिटी कम है, ठीक है। मिट्टी की डेंसिटी जो थी कंपेरेटिवली पानी से ज्यादा थी, है ना जी। तो या फिर मैं कुछ भी मान लो कि अगर मैं पानी के अंदर ऑयल डाल दूंगा एंड फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन में घुमाऊंगा, नीचे वाली साइड पे क्या आएगा, पानी के ऑयल। दिमाग लगाओ, डेंसिटी किसका ज्यादा है? नीचे वाली साइड पे क्या आना चाहिए भाई, पानी आना चाहिए, क्योंकि ऑयल तो उसके ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो जिस चीज का डेंसिटी ज्यादा, वो जी टेस्ट ट्यूब के इधर पिछू वाले हिस्से में, इतने से हिस्से में जाके कंसंट्रेट हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। ये चीज जो होती है इसको कहा जाता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। मैंने बस उसको पकड़ के टेस्ट ट्यूब को ऐसे ऐसे करके घुमाया, जो उसमें भारी वाली चीज होगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो आ जाएगा जी इसके इस वाले पोर्शन पे। सिंपल याद रखो, डेंसिटी वगैरह कुछ मत याद रखो, ठीक है, सिंपल याद रखो, जिसका मास ज्यादा है, जिसका भार ज्यादा है, जो ज्यादा भारी है, वो ऐसे टिप पे आ जाएगा टेस्ट ट्यूब की, ठीक है, क्लियर।
ये होता है आपका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अब शुरू होता है आपका मेन प्रोसेस, जिससे पहले आपको इतनी चीज ऑब्वियसली पता होगी कि जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई का रेप्लिकेशन टाइम कितना होता है। ई कोलाई का रेप्लिकेशन टाइम कई बुक्स में 18 मिनट दे रखा है, कई बुक्स में 20 मिनट दे रखा है। जो हमने यूज करना है, हमने एनसीईआरटी वाला करना है, दैट इज योर 20 मिनट्स, क्योंकि ये एक्यूरेट वाला है। ठीक है, ये सही वाला जो है ना 20 मिनट्स, ये वो वैल्यू है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की किसी भी, एनसीईआरटी के अलावा किसी भी सोर्स में देखो ना, वहां हर किसी में 20 दे रखा है। एक बुक में मैं बताता हूँ 38 मिनट्स दे रखा था। उन्होंने कैसा किया, उन्होंने एक 20 का और एक 18 वाला उसका रेप्लिकेशन टाइम ये मिला के उन्होंने क्या कर दिया, 38 बना दिया। तो ऐसा नहीं करना है, जो एनसीईआरटी में लिखा है हमको वो फॉलो करना है, क्योंकि आप चाहे सीयूईटी दे रहे हो, बोर्ड दे रहे हो, नीट दे रहे हो, सब में एनसीईआरटी फॉलो होती है। बोर्ड में भी आपकी एनसीईआरटी की ही जो है मार्किंग स्कीम में लाइंस आएंगी, तो वहां पे कायदे से क्या लिखा होगा, वहां पे 20 मिनट्स तो लिखा होगा। ठीक है, कुछ वहां पे ऐसा पंगा नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ इतनी चीज याद रखिए कि आपको यहाँ पे 20 मिनट्स देने हैं। ठीक है, ई कोलाई का एप्लीकेशन टाइम इज 20 मिनट्स। मुझ पर भरोसा रखो, जय माता दी। ठीक है, ओके। तो अभी क्या होगा, मान लो प्रोसेस जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, उन्होंने पहली चीज क्या की, इस ई कोलाई को N15 यानी कि हैवी आइसोटोप वाले मीडियम में रखा। ठीक है, हैवी आइसोटोप वाले मीडियम में रखा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर N15 को, सॉरी आपके ई कोलाई को N15 वाले मीडियम में रखा गया है, तो एक बात बताना, जो ई कोलाई का डीएनए होगा, क्या उसके दोनों स्ट्रैंड्स N15 वाले नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि भैया वो तो उसी पे तो फीड कर रही है ना, उसी से तो नरिशमेंट ले रही है। तो क्या होगा, जो आपकी इनिशियली जो ई कोलाई होगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ई कोलाई का जो इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इनिशियल पॉइंट जो होगा वो आपका N15 से शुरू होगा। ठीक है, N15 से शुरू होगा। भैया कैसे शुरू होगा, क्यों? क्योंकि पहले उसको N15 वाले मीडियम में ग्रो किया गया था। ठीक है, इन दोनों आदमियों ने पहले ई कोलाई को N15 वाले मीडियम में ग्रो कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने ग्रो कर दिया ना, तो ग्रो करने के बाद क्या हुआ, हमारा N15 वाला डीएनए मिल गया हमको ई कोलाई से। हाँ जी, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, अभी आपको मैंने एक बात बताई, ई कोलाई का रेप्लिकेशन टाइम इज 20 मिनट्स। ठीक है, तो हम जितने भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखेंगे सब 20-20 मिनट्स के इंटरवल के बाद देखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों आदमियों के मतलब दिमाग में चुल मची कि मैंने इनको N15 में रखा है, अब मैं इनको उठा के N14 वाले में रखूंगा। सोच रहे हो, जो N15 बन चुका था, N15 वाला ई कोलाई, इन्होंने उसको उठाया और N14 वाले मीडियम में डाल दिया। यानी कि अब जो पहले इन्होंने कौन सा मीडियम यूज किया था, जिसमें N15 वाला आइसोटोप था। हाँ जी, एक सेकंड, यहाँ पर लाइट तो नहीं आ रही? नहीं आती। ठीक है, वो कुछ इतने पोर्शन में ही है। तो क्या होगा, कहा था मैं, N15 वाला। ठीक है, N15 वाला बेसिकली क्या होगा, यहां देखना, N15 वाला तो इन्होंने पहले यूज कर लिया, तो ई कोलाई मेरा कौन सा बना, N15 वाला डीएनए बना। ठीक है, ओके। सेकंड केस में इन्होंने क्या यूज किया, इनके दिमाग में क्या चुल मची कि भैया मैं N15 है, मैं नॉर्मल वाला नाइट्रोजन यूज करूंगा। नॉर्मल वाला नाइट्रोजन कौन सा होता है, N14 वाला। ठीक है, नाइट्रोजन का मास 14 ही होता है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला नाइट्रोजन उठा लिया। ठीक है, अब इसी वाले को इन्होंने N15 को उठा के इस N14 वाले में डाल दिया। N15 वाला ई कोलाई N14 वाले में चला गया। अब क्या होगा, अब जो नया स्ट्रैंड बनेंगे, कायदे से तो वो N14 वाले ही बनेंगे ना। क्यों? क्योंकि अब जैसे पहले वो नॉर्मल थे, वो N15 वाले बन गए। अब N15 को 14 में डालोगे तो अब वो थोड़े थोड़े 14 जैसे भी तो बनेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ई कोलाई हमारा, ये N14 जैसा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, ठीक है, अपनी स्पीड को। एंड जिस पॉइंट पे आपको समझना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपको पहली बार में मैं डैम श्योर हूँ आपको बहुत कम लोग होंगे जिनको समझ भी आ जाएगा, तो आप वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ठीक है, N15 वाले को उठाया, ऐसा उठा के मैंने इसको N14 वाले मीडियम में डाल दिया।
यानी कि कहीं जगह मिले छोटी सी, हाँ ये मेरा पहले N15 वाली थी, मेरी N15 वाला इकोलाई मेरी इस वाली कॉलोनी में था। इस N15 वाले को मैंने उठा के इस वाली में ट्रांसफर कर दिया, है ना जी, ये N14 वाली है। अब N15 वाले को मैंने अगर N14 में ट्रांसफर कर दिया है, ये मीडियम में पूरा जो बना हुआ एक्चुअल में मीडियम ये क्या है, N14 H4Cl, ठीक है। तो ये मीडियम में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जब मैंने इसको इस मीडियम में ट्रांसफर किया तो इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, इस वाले इकोलाई के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, अब इसके जो स्टैंड्स हैं वो धीरे धीरे करके N14 वाले बनना शुरू होंगे, इसके अगले जो स्टैंड्स होंगे वो N14 वाले बनना शुरू होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे वो कब कब बनेंगे। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको हमने क्या किया, केप्ट इन N14 वाला मीडियम, ठीक है। N14 वाले मीडियम में इसको घुसा दिया अच्छे से, ठीक है। ये वहां पर जाके अडेप्ट हो गया, ठीक है, आसपास से, ठीक है। वहीं से N14 वाला न्यूट्रिशन लेने लग गया, ठीक है। N14 को इसने अपना न्यूट्रिएंट सोर्स बना लिया, वहीं से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो 20 मिनट रेप्लिकेशन टाइम है। तो 20 मिनट के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने 20 मिनट लिखा हुआ है। 20 मिनट के बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। 20 मिनट के बाद भैया एक होगा चमत्कार। चमत्कार क्या होगा कि अब इसके अंदर जो स्ट्रैंड्स बनेंगे ना, मतलब रेप्लिकेशन जो होगी, डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है, रेप्लिकेशन जो होगी अब वो कैसी होगी, अब इससे जो डीएनए से डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा वो आपका N14 का भी आ गया, वाह, ठीक है, एक स्ट्रैंड आपका N14 का भी आ गया। भैया ये कैसे आया, ध्यान से देखो, उसने मीडियम अब कौन सा वाला लिया, N14 वाला, ठीक है, बट मैंने क्या बोला था, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब कि पिछला आधा रिटेन रहेगा, ठीक है, पिछला वाला जो था हमारा N15 था वो आधा रिटेन रहेगा। यहां पर भी पिछला क्या N15 है, वो हमारा आधा रिटेन है। जो मैंने रेड कलर से बनाया है ऊपर, ये वाला है हमारा N15 का डीएनए, एंड ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया ये हमारा N14 का डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, एक तरीके से तो हमको प्रूफ मिल गया कि भैया यस डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। वही तो ये दोनों प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। ध्यान से देखो, अब क्या हुआ था, 20 मिनट के बाद क्या हुआ, सिंपली आधा रिटेन रहा, ठीक है, जो आपका N15 का था वो आधे एक एक स्ट्रैंड रिटेन रहे, ठीक है। ये चीजें आपको ना थोड़ी सी और क्लियर तब होंगी जब आप आगे जाके प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये बेसिक चीजें समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस में हुआ क्या क्या था। जब आप आगे उसका पढ़ोगे, इस एक्सपेरिमेंट को देखो, तो उसके बाद जब आगे प्रोसेस पढ़ोगे तब आपको और क्लियर होगा कि अच्छा वहां पर ये चीज लगी थी, ओके, ठीक है। ये चीजें होंगी आपके साथ अभी, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने इसको N14 में रखा, N14 से मेरा आधा कंजर्व रह गया, ठीक है, N14 अपना N15 वाला आधा बचा रह गया, आधा बचा रह गया, और आधा मेरा न्यूली सिंथेसाइज्ड बन गया। ऊपर फिगर देखो, ऐसा सेम टू सेम मैंने बनाया हुआ है ऊपर, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए। ये आपका पेरेंटल डीएनए है, इसमें से रेप्लिकेशन के बाद आधा जो होता है ना वो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। देखो लाल वाला जो है इसके साथ लाल वाला मैच करो, ठीक है। ये आपका लाल वाला जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका पेरेंटल डीएनए से निकला है। जब नीला वाला मैंने बनाया ना, नीला वाला कलर मैंने खुद नया निकाला। कैसा निकाला, क्योंकि ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, न्यूली सिंथेसाइज्ड मतलब नया बना है, ठीक है। ये चीज आती है यहाँ पे। तो अब क्या हो गया आपका, ये 20 मिनट्स के बाद आधे आधे बन गए, ठीक है। ये आपका रेड वाला जो होगा ये आपका N15 वाला, एंड N14 जो होगा वो मेरा नया वाला, ये ब्लू वाला जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये नीचे टेस्ट ट्यूब बनाई है, ये भी बताएंगे क्या होती है, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। कई तो देख रहे भैया ये क्या बना दिया आपने नीचे, ठीक है। तो वो चीजें जो है थोड़ी देर में आएंगी, अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 40 मिनट क्यों लिखा है, बहुत मतलब बच्चे यहीं पे घूम रहे होंगे कि भैया आपने तो अभी बोला कि 20 मिनट रेप्लिकेशन टाइम है, भाई तो यहाँ 20 मिनट लिख ले, ठीक है। डिपेंड करता है कि तो किसकी रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। 20 मिनट के बाद ये हुआ तो 40 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 20 मिनट्स भी लिखूं इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। इसके इस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में इसके 20 मिनट बाद अब ये चीज बनेगी, 20 मिनट आगे और 20 मिनट लग के ये काम बनेगा।
अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको कंजर्वेटिव जो है सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ हुआ था, यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा, यहाँ प्रूफ यहाँ यूज, ठीक है। देखो यहाँ नीला वाला स्टैंड आपको आधा दिख रहा है ना, ये लाल वाला स्टैंड आपको आधा दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने जो आपको चीज बोली थी वो क्या बोली थी कि अभी पढ़े तो भैया ये N14 वाले मीडियम में ही है ना, मैंने निकाला थोड़ी, मेरी मर्जी, मैंने अभी इनको N14 वाले मीडियम में ही रखा हुआ है। तो N14 वाले मीडियम में इनको रखा हुआ है, तो वहां से क्या हो जाएगा, सिंपली इतनी चीज होगी कि जो मेरा ये N14 है, अब मेरा यहाँ पर आप सेमी कंजर्वेटिव लगाओ, ये एक नीला स्टैंड N14 का, इसके साथ दूसरा N14 बन जाएगा, ये वाला मेरा लाल स्टैंड है N14 अपना N15 का, ठीक है, इसके साथ मेरा एक N14 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा N15 प्लस N14 वाला डीएनए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ऐसा ही सेम इस केस में भी होगा, मीडियम इज N14, ठीक है, जो मीडियम होगा वो बेसिकली क्या होगा, N14 वाला होगा। तो N14 में क्या होगा, मेरा ये जो नीला वाला स्टैंड है जो ऑलरेडी N14 है, इसके साथ एक और N14 रख के ये वाला स्ट्रक्चर बना देगा, है ना। और ये जो मेरा लाल वाला है, ये वाला, ठीक है, ये लाल वाले को देखो, ये वाले को, इसके साथ मेरा एक N14 और लगेगा, N14 को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा ये वाला बन जाएगा। तो ये चारों जो है अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सिंपली ये वाला आपका N14 वाला कंप्लीटली N14 डीएनए बनेगा, यानी कि हल्का वाला डीएनए है। ये आपका मिक्सचर बनेगा, इसको हाइब्रिड बोला जाता है, ठीक है। ये आपका प्योर फॉर्म है, ये आपको हाइब्रिड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें N15 भी आ रहा है और एक N14 भी आ रहा है। अरे भैया बहुत सिंपल है रे, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, एक N14 है, ये आपका प्योर फॉर्म है, दूसरा आपका हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें N14 और N15 भी आ रहा है। हाइब्रिड का मतलब समझते हो ना, दो दो एक साथ, ठीक है। और तीसरा वाला जो होगा वो भी आपका हाइब्रिड है, अगेन रीजन इज सेम, क्योंकि N15 और N14 दोनों आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आ रहे हैं। जो आपका चौथा वाला है, अगेन ये प्योर वाला है, क्यों? क्योंकि N14 वाला डीएनए है, ठीक है। चौथा वाला कौन सा है, प्योर। तीसरा वाला कौन सा है, हाइब्रिड। दूसरा वाला कौन सा है, हाइब्रिड। पहला वाला कौन सा है, प्योर। इतनी बात क्लियर है पूरी, ठीक है। अब जो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले इतना टेस्ट ट्यूब ऐसे करके घुमाया था ना, अब तुमको समझ आएगा कि मैं इतना प्रैक्टिकली तुमको करके क्यों दिखा रहा था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये मैंने 3 जो टेस्ट ट्यूब्स बनाई है ना, ये मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन करके बनाई है, ठीक है, ये मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन करके बनाई है। अब ध्यान से सुनना, पहले वाले इस वाले डीएनए की जब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन की, ये पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को उठाया, टेस्ट ट्यूब में फेंका, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, डाला, उठाया, डाला, घुमा दिया जुर्र करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली जब वो घूमा, ऐसे घूमा, तो डेंसिटी जी क्या होगी, इसका मास जितना है, ये हैवी आइसोटोप है भैया, घूमना नहीं है, घूमना नहीं है, N15 है, ठीक है। दिमाग में ये चीज बिठा दो, ये N15 है पहला वाला। तो N15 क्या होता है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या होता है, हैवी आइसोटोप होता है, ठीक है। तो जो हैवी आइसोटोप होगा, इसको जब आप घुमाओगे, क्या ये टेस्ट ट्यूब के एकदम कॉर्नर पे जाके नहीं बैठ जाएगा, है ना, बैठेगा ना। वही चीज बना डाली, लाल रंग का डीएनए था, ठीक है, लाल रंग से ही हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। पेपर में इतनी कलाकारी मत करना, बोर्ड के एग्जाम में अलाउड नहीं होते, ठीक है। आप अगर सिंपली वहां पर एक काला पेन, तो मेरे ख्याल से ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता, ठीक है, आप क्या करो, नीला पेन लो, ठीक है, जो आप पेपर लिखने के लिए यूज कर रहे हो, नीला पेन लो, एंड दूसरा वाला आप पेंसिल से बना दो, ठीक है, क्योंकि 2 से ज्यादा आपको बनानी है। तीसरा वाला देख रहे हो ना, यहाँ 2 लाइन्स बनानी है बस। तो आप सिंपली एक ब्लू पेन रखो जो आप पेपर में यूज कर रहे हो, एंड साथ में एक पेंसिल जरूर रखना बे अपने साथ, ठीक है। बायोलॉजी का पेपर तुम सारे डायग्राम नहीं बना के आते, पंगा होता है यार, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी हमने सिंपली ई कोलाई को ऐसे घुमाया, इसके डीएनए को पकड़ के घुमाया, हैवी आइसोटोप टिप पे बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ टिप पे बैठ गया। और जब 20 मिनट के बाद जो हमारे ये 2 बने थे ना, इनको हाइब्रिड बोला जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर भी आपका
N15 प्लस N14 है, इसके अंदर भी आपका N15 और N14 दोनों है, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, ये भी आपके हाइब्रिड होंगे। तो ध्यान से देखना, जब मैं इन दोनों को पकड़ के घुमाऊंगा N14 और N15, ठीक है, यहां पर क्या सीन था, यहां पर इसका ये वाला स्टैंड भी N15 का था, ये वाला स्टैंड भी इसका N15 का था, ठीक है, ये भी N15, ये भी N15। बट ये वाला जो काम आ गया ना यहाँ पर एक N15 का और एक N14 का है, वो कंप्लीटली हैवी था, ये हैवी होगा बट उससे कंपैरेटिवली लेस होगा। ये वाला हैवी होगा बट उससे कंपैरेटिवली लेस होगा। क्यों? क्योंकि भैया उसमें तो दोनों N15 वाले हैं, ठीक है, उसमें तो दोनों हैवी आइसोटोप है, तो दोनों स्ट्रैंड्स भारी होंगे। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड भारी होगा, ठीक है, दूसरा पर नॉर्मल होगा। तो ये उससे तो मतलब भारी होगा ये, क्योंकि N15 है, बट एटलीस्ट उससे हल्का होगा, ठीक है, ओके क्लियर। तो जब मैं इसको ऐसे टेस्ट ट्यूब में बिठा के ऐसे गुर 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 करके घुमाऊंगा, ठीक है, जब मैंने इसको जुर्र करके घुमा दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो मेरे डीएनए है ये मेरा इधर आके कुछ टेस्ट ट्यूब के इधर बीच में आके एकदम टेक एकदम बीच में आके वहां पर है बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो मास है, वो इसको सेंटर पे बैठने को अलाउ कर रहा है, ठीक है, ये इससे आगे नहीं जा सकती, ठीक है, मैं जितनी मर्जी तेजी से इसको सेंट्रीफ्यूज करूं, ठीक है, जितनी मर्जी तेजी से घुमाऊं, ये आगे नहीं जा सकती, ठीक है। हमने और 20 मिनट लगाए, ठीक है, और 20 मिनट बाद हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, 40 लिखना है यार, आप 20 भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है रखना, बट इसको N14 में ही है, N14 से निकाला नहीं है, N14 में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल ये वाला पोर्शन बने थे, ये चारों, इसमें आपको दो चीजें देखने, ठीक है, दो केस मिलते हैं आपको, याद रखना, एक केस आपका होता है प्योर वाला, एक केस आपका होता है भैया हाइब्रिड वाला। N14 वाला डीएनए है, N14 डीएनए का क्या मतलब होता है कि इसमें ये स्टैंड भी N14 का होगा, ये स्टैंड भी N14 का होगा, ठीक है। तो ये जो होगा बेसिकली ये आपका हल्का आइसोटोप होगा ना, है ना, ये आपका हल्का डीएनए होगा। ये वाले देखो, ये जो चौथा वाला है आपका, ये भी इसका सेम है, मतलब ये भी हल्का होगा, है ना जी। ये जो दो बीच में आपको दिख रहे हैं ना, ये हाइब्रिड वाले जो मैंने अभी बनाए, हाइब्रिड वालों का केस डिफरेंट है। हाइब्रिड वाले यहाँ पर क्या थे, बीच बीच में आके रुक रहे थे ना, यहाँ पर भी हाइब्रिड वाले क्या होंगे, बीच बीच में आके रुक रहे हैं, क्योंकि क्या है ये और ये सेम ही तो है ना, ठीक है, N15 N14 वाला, ये भी N15 प्लस N14 वाला, ठीक है, यानी कि इसका भार भी कंपैरेटिवली इससे ज्यादा भारी होगा, ठीक है, नॉर्मल वाले से ज्यादा भारी होगा, बट इससे ज्यादा भारी नहीं हो सकता। भैया फिर से घुमा दिया आपने, क्या बोला मैंने, ये जो हाइब्रिड बना है, इस हाइब्रिड का भार ऊपर वाले से ज्यादा होगा, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना जी। बात सारी यहां पर आके रुकती है। अब मान लो मैंने इनको एक एक करके क्या करना शुरू किया, घुमाना शुरू किया, ठीक है, दो केस मैंने आपको बताया, एक प्योर का एक हाइब्रिड का। मान लो मैंने प्योर वाली स्पीशी को बिठाया ऐसा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ऐसा घर 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 करके घुमा रहा हूं, ठीक है, तो एक वो जॉनी लीवर का है ना, वो घर 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 घर, ठीक है, तो क्या होगा, जब मैंने उसको घुमाया ऐसे ज़ूम करके पूरा घुमा दिया, तब वो क्या होगा, मेरा प्योर वाला है भैया, वो तो हल्का है ना, थोड़ा हल्का है, N14 वाला है वो, ठीक है, समझ रहे हो, दिस इज N14 वाला जो है ये थोड़ा सा हल्का है। तो हल्के का क्या मतलब होगा भैया, ये मेरा मिडल से भी आगे जाके सेटल होगा। ये मेरा मिडल में कौन रुका था, हाइब्रिड, इधर कौन रुका था, हैवी। जैसे जैसे हम इधर आते रहते हल्का 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 हल्का, तो जो सबसे हल्का होगा ना वो इधर आके रुकेगा टेस्ट ट्यूब में कहीं, ठीक है, वो मिडल से भी आगे रुकेगा। तो ये भी क्या हुआ, मिडल से आगे रुका, ये टेस्ट ट्यूब का मिडल वाला पॉइंट है जहां पर आपका हाइब्रिड रुकता है। यहाँ पर भी हाइब्रिड जो है मिडल में रुका था, यहाँ पर भी हाइब्रिड जो है आपका मिडल में ही रुका है, ये मिडल से आगे रुकेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन। नए लेक्चर में कल मिलते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई, पता है तुमको क्या करना है, ठीक है, लाइक कर दो, एंड अगर कोई डाउट्स होंगे, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो
लिख देना, बच्चे लिखते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई भी करता हूँ उनके। तो अगर आपको भी कोई इशू है नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर और दिस लेक्चर, आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी लेक्चर से कोई डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं पर्सनली या तो आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा उस डाउट का, या फिर एक अलग से उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वाले का पूरे का मैं साइड हो रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ के आना।